वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं यहाँ पर आपका यह जो पेपर है 2024 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको विश्वास रखना है कि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर निश्चित हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने पिछले भी 2023 में यह पेपर इसी टाइप का पेपर जो कराया था, तो जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उस पेपर को अगर आप हल करोगे तो वह पेपर जो है आपका 100% कुछ ना कुछ उसमें से आपको जो बोर्ड एग्जाम के पेपर है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या है, इस पेपर को पूरा हल कर लेना है और देख लेना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से यहाँ से आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो जिससे कि दूसरे दोस्त भी आपके पढ़ सकें। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। पूरे 70 में से 70 नंबर आएंगे अगर आप इस पेपर को पूरा हल करते हो। आपको क्या करना है, पहले समझ लेना है कि क्या क्या आपको कैसे करना है। ये सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, आपको ये निर्देश आते होंगे क्योंकि काफ़ी बार जो है हम पेपर करा चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि निर्देश वही हैं जो आपको, ये निर्देशों पर पूरा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपका पेपर में समय बचेगा। यही निर्देश आपको आपके पेपर में दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, खंड आ जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं 20, इनको हम करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखना है। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अब बताइएगा, ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। अब बताइएगा क्या होगा सही आंसर। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा बी ऑप्शन, फ्रांस। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बात पर आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये पिछली बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसको रट लेना है और याद कर लेना है। देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो बताइए, सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन ड्यूक मैटरनिक ने किसको माना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा आपका हो जाता है विक्टर इमैनुअल और तीसरा काल्विन, चौथा ज्यूसेपी मैथ्सनी। तो क्या होगा सही आंसर, एकदम करेक्ट आंसर आपका होगा इस, देखिए इसका जो सही आंसर है आप देख रहे होंगे चौथा ऑप्शन जो कि ज्यूसेपी मैथ्सनी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सही है दोस्तों, क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है वो किसने रखी थी। आपको क्या करना है, यहाँ पर सही टिक लगाना है, सही आंसर चुनना है जिससे कि आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाए। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का, इसका तीसरे क्वेश्चन का सटीक आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है सूती मिल कपड़ा का रूपरेखा जो पहले कब सबसे पहले जो बनाई, किसने बनाई थी, रूपरेखा जो बनाई थी वो बनाई थी रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, याद रखेंगे, एकदम दिमाग में रख लेना है इस क्वेश्चन को, निश्चित ही आपका आएगा। अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को
मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इस बात को। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कारण क्या था जिससे कि 1928 में 1934 के बीच में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। तो बताइए क्या आखिर कारण रहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सही और एकदम सटीक आंसर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आंसर जो आपका दिया गया है वही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, कीमतों का गिरना। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कीमत घट गई थी, इसलिए आपका जो है 50% तक इसकी जो कीमत है वो गिर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर महामंदी जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, महामंदी के कारण ये कीमतें जो हैं कम हो गई थी। तो पहला जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा देखेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। पहला क्या है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। बताइए 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक जो है वो छापी। तो देखिए दोस्तों, कौन सी पहली पुस्तक है आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है जेन आयर या रमोना हार्ट के डिड या बाइबिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बाइबिल। बाइबिल जो है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बाइबिल जो है वो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना है कि गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो बाइबिल। ठीक है, अब ये आपको अगला क्वेश्चन देखना है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वह कौन करता है। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वह बेल्जियम में सामुदायिक चुनाव का सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव जो करते हैं एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, जो कि एक ही भाषा बोलते हैं, वो सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है कठोर एवं लिखित संविधान, दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए क्या आंसर आपका सटीक है, क्या सही होगा आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका होगा आंसर बी ऑप्शन, एकदम सटीक आंसर होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। ये आपका जो है लक्षण निम्नलिखित संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एकदम से रट लेना है, जिससे कि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूरा सही आप लगा करके आओ। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला कारण नहीं है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला इनमें से कौन एक कारण नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है श्रम का लैंगिक विभाजन, दूसरा है जैविक बनावट, तीसरा है समाज का पितृ प्रधान होना यानी पिता का प्रधान होना, या फिर महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो बताइए क्या होगा एकदम सही आंसर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आंसर आपका है बिल्कुल सही, जैविक बनावट। यहाँ पर दूसरा आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन अगला, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। सांप्रदायिक की समस्या जो प्रारंभ होती है कब होती है,
तो आपको पहला ऑप्शन में दिया गया है धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को ही राष्ट्र के से अलग कर दिया जाए, या फिर सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या फिर कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो क्या होगा सही आंसर? 9वें का जो आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, 9वें का जो सही एकदम सटीक आंसर है वह आपका हो जाता है डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट। एक ही धर्म को प्रधानता दी जाए, यानी एक ही जो धर्म को प्रधानता दी जाए, सांप्रदायिक की समस्या का प्रारंभ होती है। यानी कि सांप्रदायिक समस्या यहीं से प्रारंभ होगी अगर आपने एक ही धर्म को प्रधानता दी। सभी धर्मों का प्रधानता देना अच्छा होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, सभी धर्मों को प्रधानता देना ही सही है, लेकिन कुछ ही धर्मों को प्रधानता देना ये गलत है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से संघ सूची का जो विषय है कौन सा नहीं है? तो देखिए मुद्रा, यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी रुपयों और पैसों से संबंधित संघ सूची के विषय में बताया जाता है। शिक्षा भी आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी मामले जो भी होते हैं वो भी आपके संघ सूची के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। संघ का मतलब होता है केंद्रीय। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा प्रतिरक्षा। क्या होगा सही ऑप्शन? प्रतिरक्षा जो है आपका, ये प्रतिरक्षा ये आपका केंद्र सूची में का विषय नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए गहन खेती, वनोन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण। तो क्या है सही आंसर? सही आंसर इसका है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अधिक सिंचाई का होना। पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई होना। ठीक है दोस्तों, क्या होना? अधिक सिंचाई होना। यह आपका हो जाता है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या है, मिलान करना है, सही विकल्प का चुनना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में सभी को पढ़ोगे, भाखड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पर है? बताइए, भाखड़ा नागल बांध है ये आपका सतलुज नदी पर है। देखिए मैं मिलान करता हूँ, यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध आपका हो जाता है सतलुज नदी, तीसरा ऑप्शन में। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है वह आपका महानदी से संबंधित है, और महानदी पर हीराकुंड बांध है, और सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है, और टहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, यह भागीरथी नदी पर है। तो आप जब देखोगे इन सभी को मिलाओगे तो आपको सा नंबर ऑप्शन यानी तीसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपको सही आंसर टिक कर देना है, और ये सभी आपको याद कर लेने हैं। ये जो मैंने यहाँ पर आपको मिला करके दिखाए हुए हैं वो सभी एकदम करेक्ट और फंसने वाले क्वेश्चंस में से हैं। तो आपको क्या करना है, रट लेना है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। बताइए, प्राथमिक क्षेत्र का जो क्रियाकलाप इनमें से नहीं है। मछली का पकड़ना, ख नंबर कृषि, ग नंबर गुड़ बनाना, और घ नंबर डेयरी। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? तो 13वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह आपका प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो ये सही होगा आपका आंसर बी ऑप्शन, यानी कि ब नंबर। तो यहाँ पर आपका देखिए 13वें का जो आंसर आपका सही है 13 नंबर क्वेश्चन का और गा, यानी का में क्या है, मछली पकड़ना, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, और गुड़ बनाना ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। कृषि और डेयरी आपके ये जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन
14वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए बताइए, रोजगार पर या उद्यम का स्वामित्व पर, आर्थिक क्रिया पर या श्रमिकों की संख्या पर। तो बताइए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आप दोस्तों जानते होंगे उद्यम स्वामित्व पर आपको जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वर्गीकृत किया जाता है उद्यम का स्वामित्व पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि के क्षरण से, यानी भूक्षरण का मतलब जानते हो भूमि का क्षरण होना, तो इससे क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का दलदली होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, भूमि का योजनाबद्ध होना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भूमि का योजना जब भी हम बनाएंगे जब वो भूमि अच्छे से काम करेगी, ठीक है, जो उपजाऊ होगी, इसीलिए हम उसकी जो है योजना बनाएंगे। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है भूमि दलदली होना, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला है भूमि का उपजाऊ होना। देखिए भूमि ऊपर क्या है, क्षरण हो रही है, भूमि क्षरण हो रही है तो उपजाऊ तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी सा नंबर आपका गलत हो जाता है। सही एकदम आंसर होगा ए नंबर, आपका हो जाएगा आ नंबर बिल्कुल सही। भूमि का अनुपजाऊ होना भूमि भूक्षरण का तात्पर्य है, ठीक है। भूक्षरण होगी तो भूमि क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। आगे देखिए, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आता है। बताइए मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरन किस जाति में नहीं आता है। सही ऑप्शन क्या है आपको टिक करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य जाति में ये आते हैं, ठीक है, और आपका संकटग्रस्त जाति में काला हिरन आता है, इसलिए आ और बा ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। सी नंबर जो है सा नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आपको देखना है सा नंबर जो ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही है, एकदम से भर के आना है आपको सही क्वेश्चन OMR सीट पर, ठीक है, सही से आंसर देना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों, ध्यान से देखेंगे, व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। देखिए आ नंबर में क्या दिया गया है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। तो व्यापार सरकार जो है विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। 17 का जो हमें आंसर सही बताना है। अगला पहले हम पढ़ के देख लेते हैं इन सभी को। तो देखिए, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ठीक है। सा नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर है बा ऑप्शन, आप पढ़ लीजिएगा, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भूमिहीन यानी जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए यह क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा सही होगा, ठीक है। क्या फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो बताइए सबसे उपयुक्त विकास का जो लक्ष्य है वो कौन सा है। तो सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अधिक मजदूरी होना, क्योंकि अधिक मजदूरी मिलेगी तभी तो वो अच्छा अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अधिक मजदूरी जो है इस पर टिक करके आना है, ठीक है दोस्तों।
बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपको क्या करना है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इनमें से आपको देखना है कौन नहीं है। तो कोयला जो है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, लेकिन हमसे पूछा गया है नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा भी आपका परंपरागत स्रोत है, लेकिन यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और सा ऑप्शन में आ और बा दोनों दिए गए हैं, जो कि आपके आ और बा कोयला और भूतापीय ये आपके परंपरागत स्रोत दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपका परंपरागत ऑप्शन में आए, ठीक है, नहीं में आए। तो आपको सही टिक करना है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आप दूसरों का भला चाहोगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का, बच्चों का परसेंटेज बहुत ही सुंदर बने, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए ट्रिक भी लेकर आएंगे कि लॉन्ग आंसर का कैसे, जब आपको ना आए तो लॉन्ग आंसर आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो बिल्कुल सही है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी और नियंत्रण भी हुआ, अधिकांश भाग पर नियंत्रण भी हुआ और वृद्धि भी हुई, कंपनियों के निवेश में क्या वृद्धि भी हुई। तो ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत ही सही हैं। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे, यहाँ पर आपके डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो हैं इस मॉडल पेपर में, इस पेपर में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये मॉडल पेपर आपका यूपी बोर्ड ने ही इस जो पेपर को है यूपी बोर्ड के द्वारा ही यह पेपर जारी किया गया है। तो इस पेपर को आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ही मानकर चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको यही क्वेश्चन 2024 जो आपका पेपर होगा, जो आपका जब भी पेपर होगा यह सामाजिक विज्ञान का, तो आपको उसमें नज़र जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है 4 नंबर का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण आपको लिखने हैं, ठीक है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप अपनी कॉपी में पढ़िएगा, ठीक है। आप नहीं, आपके पास किताब होगी, आप उसमें से ज़रूर पढ़ें इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको नहीं है पता। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। या फिर अथवा में उसके बदले में आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। या फिर ये इस क्वेश्चन पर आप लिख सकते हो। तो देखिए, एक पेज में कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक पेज तो आपको लिखना ही है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आए तब आप कैसे करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। तो दोस्तों, वीडियो को देख लेना, जो कि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, तो उस चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही मस्त ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपके, अगर जैसे कि यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके 3 नंबर तो उस ट्रिक से आ ही जाएंगे, चाहे आपको ये क्वेश्चन आए या फिर ना आए, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज
अगर जैसे आ ही जाता है क्वेश्चन तो फिर आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, और आपको नहीं आता है तो ट्रिक से आप 3 से कम 3 नंबर कैसे ला सकते हो, यह उस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उस ट्रिक को जरूर आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ के जाइएगा और सभी को पहचान कर जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हमें अपनी कॉपी से तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। सत्या की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन पर कारण सहित पुष्टि कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में दिया गया है, इन दो में से या फिर पहला या फिर ये वाला, आप इन दोनों में से एक कोई 4 नंबर का कर सकते हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। इनमें से इन दोनों में से एक आपको कर देना है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या करना है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिएगा। आपको 2 कारण कोई बताने हैं। ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चंस है। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को उल्लेख कीजिए। तो आप उल्लेख करेंगे अच्छे बाजार के 2 लक्षण कोई आप बता देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर पता तो आप कॉपी में अपनी पढ़िएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर कैसे आप लिखोगे ये ट्रिक बताएं या फिर जेन्युइन तरीका बताएं तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो इसमें चौथे नंबर में था, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन्हीं 2 उल्लेख को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 उल्लेख लिखने हैं। देखिए आपको क्या करना है, अगले वर्णनात्मक जो है दूसरा उत्तर लगभग 150 शब्दों में, आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ये आप लिख सकते हो। या फिर आप सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा, बहुत ही देखिए ये आपका पिछली बार मैंने कराया था और आपका पेपर में आया था, इस बार भी आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है ये क्वेश्चन, तो आप ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 सत्याग्रह का अभी तक अगर क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो तो तैयार कर लो अपनी कॉपी से। ठीक है, किताब से तैयार कर लो, और अगर आप ट्रिक चाहते हो तो ट्रिक भी आप लास्ट में देख सकते हो। पहले पढ़ाई कीजिएगा, ट्रिक बाद में यूज कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन सभी देख लेने हैं दोस्तों आपको, जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यहाँ पर लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी वैध शासन की व्यवस्था के बारे में आपको कथन और व्याख्या लिखना है। यहाँ पर मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, ये भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपका 6 नंबर का है। आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। ये भी आपको 6 नंबर के जो है मिल जाते हैं। या फिर आप लिख सकते हो मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले मुख्य अवयवों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको आंसर नहीं है पता तो रट लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ आधे नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आधा और आधा जोड़ोगे तो 1 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित सही नाम सही अंकन बताना है। 1 नंबर का आपका आधा और आधा कितना होता है, 1 नंबर को आपको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है,
वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जिस नगर में हुआ था उस नगर को आपको नक्शा में, मानचित्र में दिखाना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम कानून तोड़ा। तो ये भी आपको वहां पर जहां भी तोड़ा था आपको पता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ उन्होंने नमक कानून जो है तोड़ा था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, तो और कौन सी शताब्दी में, कौन सी 1930 में तोड़ा था, आप पूरा डिटेल लिखो। ठीक है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह कौन सा स्थान था? कृपया करके सभी क्वेश्चनों का आप कमेंट में आंसर दोगे। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये सूती मिल जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देखिए दोस्तों, आपको इन स्थानों को नक्शे में यानी मानचित्र में भरना है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जगह इनकी पता होना चाहिए और वह जगह मानचित्र पर कहाँ है ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको मानचित्र भरना नहीं आता है तो आप बताइएगा, इन सभी क्वेश्चनों का हम मानचित्र में आपको दिखा देंगे कि कौन सा आपका मानचित्र कहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कौन सी जगह मानचित्र में कहाँ पर आएगी, तो ये सारा कुछ मैं आपको मानचित्र भरना सिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक एक नंबर के, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ, ये बताना है। गांधी जी नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा, ये वही क्वेश्चन है। नील की खेती करने वाले किसानों किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये सभी के आंसर आपको कॉपी में लिखना है, आपको एक एक नंबर यहाँ से मिलेगा। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, ये आपको कमेंट में लिखना है या फिर अपनी कॉपी में लिखना है। जब आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिलेगी वहाँ पर लिखना है उत्तर बना करके। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, ये आप क्या करोगे, वहाँ पर लिखोगे आंसर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो चाहते हो तो आप बताइएगा, इन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान आपको इस तरीके के चिन्ह बना करके, आपको आयत जैसा चिन्ह बना करके दर्शाना है। और नदी का, नर्मदा नदी जहाँ पर भी है वह आपको इस तरीके का चिन्ह बना करके दर्शाना है। ठीक है, आपको ये सब चिन्ह दिए गए हैं, उसी चिन्ह के अनुसार आपको दर्शाने हैं। महानदी को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है और कोयला क्षेत्र को इस चिन्ह से, और त्रिभुज के चिन्ह से आपको पूर्वी तट में स्थित पत्तन चिन्ह का आपको नाम सहित लिखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके आधे आधे नंबर यानी एक एक नंबर के लगभग में पूछ लिए जाते हैं आपसे। देखिए लास्ट में यह है, बस थोड़ा सा ही पेपर है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपसे पूछा गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, अब जिसको यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग, जो दृष्टिबाधित हैं, जो लोग नहीं देख सकते, उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय उद्यान नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान कोई भी है, आप उसका नाम लिखिए। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए। ये भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करने हैं, इनके जवाब देने हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप दोगे तो आपको यहाँ पर एक एक नंबर जो है पूरे 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यहीं तक आपका पूरा पेपर हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।